नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों के बाद फिर से केंद्र की सत्ता पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए आए दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। यही कारण है कि साथियों की बैसाखियों के सहारे टिकी एनडीए की ये खिचड़ी सरकार भी मानो कांटों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि सरकार बने अभी 3 महीने का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली इस एनडीए सरकार को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि सहयोगियों के सहारे पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी केंद्र सरकार लगातार दबाव में बनी हुई है और मजबूत विपक्ष के आगे इसे बार बार झुकना भी पड़ रहा है। ऐसे में अब जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और आगामी कुछ महीनों में अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक और जहां बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और लोकसभा चुनावों के अपने नतीजों को इन विधानसभा चुनावों में सुधारना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार और पार्टी के उनके अपने ही बीजेपी की लंका लगाए हुए हैं। एक और जहां सरकार में ही एनडीए के साथ ही कई मुद्दों पर भाजपा के साथ उस मुखरता से नहीं खड़े दिख रहे हैं जिस सहयोगी की बीजेपी उनसे अपेक्षा करती है, तो वहीं कुछ मुद्दों पर तो केंद्र में बीजेपी के साथ ही भाजपा के विचारों से किनारा ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष वाला रुख इख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद से परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। कई मामलों पर भाजपा को केंद्र में होने के बाद भी पीछे हटना पड़ा है और अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। ऐसा बेशक विपक्ष की मजबूती की वजह से हुआ है, लेकिन इस दौरान कई मौकों पर भाजपा को केंद्र में उसके अपने सहयोगियों ने भी पूरी साथ जो है वो नहीं दिया है। इस मामले में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान सबसे आगे रहे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने कई मौकों पर केंद्र की मोदी सरकार का ही विरोध किया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी चिराग पासवान की भाषा कई बार सरकार के समर्थन में कम और विपक्ष की भाषा जैसी ज्यादा दिखाई पड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर भाजपा के मन में भी होगा कि आखिर ये कैसा हनुमान है जो अपने ही गठबंधन की लंका लगाए हुए है। पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये तो साफ है कि चिराग पासवान अब फ्रंट फुट पर खेलना चाह रहे हैं और लगातार खेल भी रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि केंद्र का साथ होने के चलते चिराग इसी बहाने प्रदेश की अपनी सियासत को भी चमकाना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी प्रदेश की सियासत को चमकाने के चक्कर में चिराग अपने कई फैसलों से भाजपा और पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर चिराग फ्रंट फुट पर आकर खेल किसके ले रहे हैं, सरकार के हित में या विपक्ष के हित में, क्योंकि अपनी सियासत चमकाने के लिए चिराग अपनी ही सरकार का विरोध कर दे रहे हैं। इसके चलते कई बार उनकी भाषा विपक्ष की ही तरह जो है वो लगने लगी है। चिराग पासवान केंद्र में पद मिलने के बाद राजनीति में अपने कद पर विशेष ध्यान देने लगे हुए हैं। जब तक केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से दूर थे, तब तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार में जगह मिली है, चिराग की भाषा ही बदल गई है। अब वो केंद्र की कम प्रदेश की सियासत को साधने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं। यही कारण है कि चिराग का हाल वोकल फॉर लोकल वाला हो गया है। इस चक्कर में वो कई बार केंद्र की मोदी सरकार के ही खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। चिराग पासवान ने SC/ST की जातियों में उप वर्गीकरण, वक्फ संशोधन विधेयक, लेटरल एंट्री जैसे केंद्रीय सचिवालय में भर्तियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद अब जाति जनगणना के पक्ष में भी बैटिंग करना शुरू कर दिया है। हालांकि चिराग ने खुले तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन जेपीसी के पास भेजने की मांग करने वाले वो मोदी सरकार के अकेले मंत्री जरूर हैं। जिस तरह वक्फ विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांग विपक्ष की थी, उसी तरह SC/ST में उप वर्गीकरण और लेटरल एंट्री से भर्तियों का विरोध भी विपक्ष ने ही किया। इन सबके अगुआ खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। चिराग ने भी इन सभी मुद्दों पर राहुल की लाइन ही ली है। अब जब राहुल ने सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे कर कहा कि वो देशव्यापी और जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, तो चिराग ने यहाँ भी सुर में सुर मिला दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि चिराग किसके साथ हैं? वो मोदी के हनुमान हैं, लेकिन सुर में सुर राहुल गांधी के मिला रहे हैं। बेशक चिराग, उनकी पार्टी और उनके समर्थक ये कह सकते हैं कि ऊपर के सभी मुद्दों पर उनका स्वतंत्र पक्ष है, इसके पीछे किसी की प्रेरणा नहीं है, लेकिन जब एक के बाद एक लगातार सभी मुद्दों पर अगर सत्ताधारी घटक दल का स्टैंड विपक्ष की रणनीति में फिट हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही ना। सवाल ये भी है कि चिराग किधर से खेल रहे हैं और किसके खिलाफ।
जाति जनगणना पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए चिराग पासवान का कहना है कि मेरी पार्टी का जाति जनगणना के पक्ष में हमेशा से स्पष्ट रुख रहा है। हम जाति जनगणना चाहते हैं क्योंकि कई बार केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं। ये योजनाएं विभिन्न जातियों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकारों के पास हर एक जाति की आबादी की सटीक आंकड़े रहने चाहिए। कम से कम ये आंकड़े होने तो जरूर चाहिए ताकि आबादी के अनुपात में फंड का आवंटन हो सके। चिराग पासवान ने आगे कहा कि बात चाहे योजनाएं लागू करने की हो या फिर किसी खास जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने की, सरकार के पास ये आंकड़े होने ही चाहिए। चिराग की भाषा काफी हद तक विपक्ष व राहुल गांधी की इच्छाओं जैसी ही है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान ने रांची में ये बातें राहुल गांधी के प्रयागराज में जाति जनगणना पर दिए बयान के ठीक अगले दिन कही। वक्फ बोर्ड, लेटर एंट्री और कोटा में कोटा जैसे अन्य मुद्दों पर भी चिराग पासवान के रुख सामने आने का पैटर्न भी इसी तरह है। पहले विपक्ष ने मुद्दा उठाया, फिर चिराग की तरफ से समर्थन आया। सवाल ये है कि अगर चिराग के पास सरकार के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई लिस्ट है तो वो तो कैबिनेट के सदस्य हैं, उन्हें अपनी लिस्ट सरकार को सौंप देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या सरकार जो फैसले लेती है उस पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होती है? अगर होती है तो क्या चिराग को उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, विचार रखने के लिए नहीं करना चाहिए? अगर कैबिनेट में चर्चा के बिना ही इतने बड़े फैसले ले लिए जाते हैं तो क्या चिराग को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? या फिर सरकार में शामिल होने के बाद भी चिराग को वो वैल्यू नहीं मिल रही है या उनकी सुनी नहीं जा रही है, इसीलिए वो अपनी बातों को सरकार या कैबिनेट बैठक में ना करके सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं? या फिर चिराग इन बातों को सार्वजनिक तौर पर कहकर सिर्फ और सिर्फ बिहार में अपनी सियासत चमकाने और वोट बैंक को बढ़ाना चाह रहे हैं? बेशक सरकार के अंदर से आवाजें उठना एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छा है और उठनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह की तानाशाही मोदी सरकार में होती रही है और जिस तरह से चिराग विपक्ष के स्टैंड के बाद वो ही बात कर रहे हैं, उस पर सोचना तो बनता ही है। क्योंकि राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ कुछ यूं ही नहीं हो जाता, सबके पीछे सोची समझी रणनीति होती है। ऐसे में अब चिराग की क्या रणनीति है, ये सवाल है कि क्या चिराग की रणनीति अपनी राय रखने की कम और सरकार की नकेल कसने की ज्यादा है? चिराग की पॉलिटिक्स और विरोध पर गौर इसलिए भी करना बनता है क्योंकि चिराग के पास सिर्फ 5 सांसद हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उन दोनों में किसी ने अपने को कभी मोदी भक्त या उनका हनुमान भी नहीं बताया, लेकिन वो आज मुखर भी नहीं है। बेशक वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर नीतीश की जेडीयू में भी खलबली है, लेकिन उतनी मुखरता से खुलकर सरकार के विरोध में नहीं आवाज उठा रहे हैं। राजनीति तो वो भी कर रहे हैं और अपने वोट बैंक की चिंता तो उन्हें भी है। फिर चिराग का ऐसा कौन सा स्पेशल वोट बैंक है जिससे ना चंद्रबाबू नायडू और ना नीतीश कुमार को कुछ लेना देना है? ऐसे में चिराग के इन बयानों व प्रतिक्रियाओं का सवाल उठना तो लाजमी है। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर चिराग किसकी साइड से खेल रहे हैं? अगर वो पीएम मोदी के हनुमान हैं तो उनकी ही सरकार और भाजपा की लंका क्यों लगा दे रहे हैं? या फिर क्या चिराग का मन कुछ ही महीनों में डोलने लगा है और वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं? चिराग के हर कदम पर नजरें गड़ी हुई हैं और देखना है कि आगे चिराग क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से नरेंद्र मोदी और भाजपा लगातार मुश्किलों में घिरी हुई है, क्योंकि इस बार ये सरकार एनडीए के सहयोगियों के सहारे ही है और इन्हीं की बैसाखियों पर टिकी हुई है। ऐसे में भाजपा की अगर अपने सहयोगियों के हर कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सहयोगी थोड़ा भी इधर उधर हुए तो मोदी की सरकार को अस्थिर होने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल देखना है कि चिराग पासवान का अब अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।